जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर एक एक कर जानेंगे। ठीक, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्ण से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो, वर्ण से मतलब वर्ण के बारे में अगर दूसरा कोई वीडियो सर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम भी नहीं जानते कितना लंबा होगा, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इतना जानिए वीडियो लंबा होगा, लंबा हो या छोटा हो, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो परिभाषा को सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए जानते हैं वर्ण का परिभाषा, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या हो, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे भी हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे भी वर्ण कहते हैं। ये आप दोनों में से कोई सा भी, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई सा भी परिभाषा याद रख सकते हैं। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक तो पढ़ेंगे तो इसी तरह याद हो जाएगा। वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वर्ण के प्रकार के बारे में। ठीक, तो वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के, पहले नंबर पर स्वर वर्ण, दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। पहले नंबर पर स्वर वर्ण और दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। क्लियर हुआ, यानी कि वर्ण जो है दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहले नंबर पर स्वर वर्ण, पहले नंबर पर स्वर वर्ण और दूसरे नंबर पर हो गया हमारा व्यंजन वर्ण, दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम स्वर वर्ण के बारे में, फिर उसके बाद हम व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा सब क्लियर करने वाले हैं जी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लंबा हो या छोटा हो, पूरा देखना है आपको वीडियो। अगर वीडियो मिस करते हैं तो फिर आपको फिर वही हाल हो जाएगा सर्च करने वाला जी। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे स्वर वर्ण के बारे में। तो चलिए जानते हैं स्वर वर्ण का परिभाषा क्या कहता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण का जो परिभाषा कहता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब क्या होता है, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ठीक, बोलना। ठीक, तो यानी कि वैसे वर्ण जिनको बोलने में दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता, मदद नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा एक परिभाषा देखते हैं। परिभाषा का होता है कि स्वतः उच्चारित, यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां या वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। ठीक, तो यहां पर क्या कहता है कि स्वतः उच्चारित, अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां या वर्ण को क्या कहते हैं जी, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे भी स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए स्वर वर्ण के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें स्वर वर्ण के प्रकार की, तो स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तीन प्रकार के। जिसमें पहला प्रकार क्या है जी, पहला हमारा प्रकार है हर्ष स्वर। ठीक, दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो प्रकार है वो क्या है जी, प्लुत स्वर है। क्या है जी, प्लुत स्वर है। यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले नंबर पर हर्ष स्वर, दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर। ठीक, चलिए हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं।
अब कहता है हर्ष स्वर किसे कहते हैं, यानी हर्ष स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए जानते हैं हर्ष स्वर का परिभाषा क्या कहता है। हर्ष स्वर का परिभाषा, ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, यानी कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। एक तो वो स्वर वर्ण हो और उनके उच्चारण में, उनको बोलने में सबसे कम समय लगे, वो क्या है जी, हमारा हर्ष स्वर है। ठीक, उसे ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं हम ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे भी हम हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक, जहां पर एक मात्रा का समय लगे वो हमारा हर्ष स्वर, या सबसे कम समय लगे वो भी क्या हो जाएगा जी, हर्ष स्वर हो जाएगा। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है जी हर्ष स्वर की संख्या, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको ये परिभाषा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि 4 को कौन कौन होता है। तो अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 को याद रखिएगा। परीक्षा में क्या पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन जो है, मान लीजिए आपको 4 को ऑप्शन दे देगा, आज 4 को ऑप्शन में से पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन जो है हर्ष स्वर है। तीन चारों में से अगर 4 को आप याद रखते हैं ना, तो देखिएगा कितना बनेगा जी। ये तो याद रखिएगा कि हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं। तो अ आता है, ठीक, उसके बाद छोटी ई, छोटा उ और री आता है जी। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब दीर्घ स्वर के बारे में बात करें तो दीर्घ स्वर का परिभाषा कहता है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हर स्वर से दोगुना, ठीक, ये यानी दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगता है जी, तो वह क्या हो जाएगा, ये हर स्वर में कितना लग रहा है, एक मात्रा, और इसमें क्या हो जाएगा, दो मात्रा का समय लगेगा। ठीक, तो वह हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पर कहें तो हर स्वर से ज्यादा समय लगेगा बोलने में जी। दीर्घ माने क्या, समझ लीजिए, दीर्घ माने हर स्वर से ज्यादा समय लगेगा जी। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे आ है, तो अब देख लीजिए आ जो है, अ जोड़ जोड़, सॉरी, जोड़ अ से मिलकर बना है ना जी, तो आ बना है। क्या बना है, आ बना है। ठीक, तो अ में क्या लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, और एक मात्रा इधर से लग रहा है, यानी दो मात्रा का, एक मात्रा कितना हो गया, दो मात्रा का। यहाँ पर प्लस के चिन्ह है तो कितना मात्रा का हो गया, दो मात्रा का समय लग रहा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक, तो इसकी संख्या जो है कितनी होती है, तो इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो ये 7 होते हैं जी। तो यहाँ पर जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उर, ए, आए, ओ, और ये क्या है जी, हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक, तो आपको याद रखना है हर स्वर से अगर ज्यादा समय लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक, हर स्वर से जिन वर्णों के, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से ज्यादा समय लगे वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर वर्ण हो जाएंगे। और इनकी संख्या 7 होती है, और 7 को दे दिया गया है जैसे में, इसको रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, पलुत स्वर है। क्या है जी, पलुत स्वर है। ठीक, अगर बात करें पलुत स्वर की परिभाषा के, तो परिभाषा कहता है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, यानी 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं जी, पलुत स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, तो यहां पर समझिएगा ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हर स्वर एक मात्रा का समय लगे वो हर्ष स्वर हो जाएगा। जहां पर दो मात्रा का समय लगे, ठीक, वो हमारा दीर्घ स्वर, और जहां पर 3 मात्रा का समय लगे वो हमारा क्या हो जाए, 3 से अधिक या 3 मात्रा का समय लग रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा पलुत स्वर हो जाएगा। वैसे इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, हिंदी में बहुत ही कम। ठीक, रेयर रेयर, जैसे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा जी, ओम हो जाएगा जी, ओम हो जाएगा। ठीक, तो जैसे में क्या लिख लीजिएगा, ओम, सॉरी यहाँ पर ओम गलत लिख दिया है जी, ओम। ठीक, तो जैसे में ये ओम हो जाएगा, यानी कोई भी शब्द को जैसे क्या बोलते हैं, खींच कर लमरा कर नहीं बोलते हैं, यानी इतना है, वो इतना है तो इसको लमरा के क्या कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो हमारा पलट स्वर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आपका ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वो दो याद रखिएगा, कौन कौन को जी, तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आता है व्यंजन वर्ण। ठीक, हर्ष स्वर के बारे में तो जान लिए, अब चलिए जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा कहता है कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण से सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं।
ठीक। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, स्वर वर्ण की मदद ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं जी? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। ठीक। तो ये क्या है? वर्ण जिनके उच्चारण में जी, उच्चारण का बात कर रहा है। जैसे हम जब क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क बोलते हैं, क तो आराम से एकदम इसको खींच के, जैसे लमरा का बोलिए ना, क क जो है इसको लमराइए तो मतलब कैसा लमराएंगे? इसको एकदम क्या बोलते हैं, आराम से। ठीक। क यानी जहां पर हम बोल रहे हैं तो आपको अनुभव होगा, ठीक, कि आप अंत में जैसे क बोल रहे हैं ना, तो इसके अंत में क्या जोड़ रहे हैं? अ जोड़ रहे हैं जी। तो जैसे क, ठीक, तो हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जो अभी क वर्ण का, जिसे क का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसके अंत में क्या जोड़ रहे हैं? अ जोड़ रहे हैं। यानी ये क्या हुआ जी? ये हमारा स्वर वर्ण, सॉरी, व्यंजन वर्ण हुआ। व्यंजन वर्ण हुआ। जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो यहाँ पर ज्यादा आपको समझना नहीं है, ये सब क ख ग घ च छ ये सब क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें व्यंजन वर्ण के प्रकार की, तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले नंबर पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? स्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पर अंत अस्त व्यंजन, क्या हो जाएगा? अंत अस्त व्यंजन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तीसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा उष्म व्यंजन। क्या होगा? उष्म व्यंजन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी पहले नंबर पर स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंत अस्त व्यंजन, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। क्लियर हुआ? चलिए एक एक कर इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा कहता है कि वैसे वर्ण को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ के स्पर्श से बोला जाता है। यानी जिनका उच्चारण जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, वो क्या होते हैं जी? वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपको ये याद कैसे रखेंगे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से, तो आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, के टी एम डी ओ। ठीक। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ हो जाएगा जी। क्लियर हुआ? तो इनके स्पर्श से बोला जाए तो वो हमारे क्या हो जाएंगे जी? वो हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका उदाहरण जो है, जैसे में यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे में, ठीक, जैसे में क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क्या आएंगे? क ख ग घ। अंग यहाँ पर छूट गया है, तो अंग टाइप करना हमको नहीं आ रहा था, इसीलिए। ठीक। च वर्ग, तो च छ ज इ, ठीक। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अ, यानी ये हो गए। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएंगे जी? उसके बाद हमारे त वर्ग और प वर्ग। त वर्ग में त थ द न और प वर्ग में प हो। टोटल इसकी संख्या की बात करें तो टोटल इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल इसकी संख्या 25 होती है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है जी? 25 होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अंत अस्त व्यंजन। क्या है जी? अंत अस्त व्यंजन है। ठीक। तो अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु पूर्ण रूप से यह स्पर्श नहीं होता है। समझिएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है, जिनको बोल माने उच्चारण करते समय हम जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, यानी जिसका उच्चारण जो है, ठीक, किसका किसके सटने से? जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के सटने से होता है, किंतु यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, किंतु यहाँ पर पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। वो क्या हो जाएंगे जी? हमारे वो हमारे हो जाएंगे अंतः अस्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक। तो ये आपको परिभाषा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। यहाँ पर ये याद रखिए कि इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 गो है तो कौन कौन है ये भी जान लीजिए। तो य, र, ल, व। ठीक। तो य, र, ल, व हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अंत अस्त व्यंजन। जैसे वहां पर, जैसे उसमें यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट आपको दिखा। ठीक। तो वहां पर जैसे हम आपको बतलाएंगे प वर्ग तक क्या हो जाएगा जी? क वर्ग से लेके प वर्ग तक वो क्या हो जाएंगे हमारे? वो हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो प फ ब भ म, अंत में क्या आ रहा था? म। अब म के बाद 4 गो ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे? म के बाद क्या होता है? य, र, ल, व, 4 गो, ये क्या हो जाएंगे जी? ये हमारे अंत अस्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद बात करें अगर उष्म व्यंजन की,
तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा कहता है कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, तो ये सब आपको ज्यादा याद करना है तो कर लीजिएगा। आपको ये भी इतना याद रखिए कि इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब कौन कौन 4 गो है ये भी जान लीजिए। तो तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक, ये क्या है जी, हमारे क्या है जी, उष्म व्यंजन है। क्लियर हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आपको हम पूरा बतला दिए। हमारा जो टॉपिक था ये खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बीच में आपको लाइक करने के लिए नहीं बोले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, ठीक, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।